प्यारे बच्चों, मैं पंकज श्रीवास्तव सिलेक्शन पॉइंट कोचिंग से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला से अपन और आगे चलते हैं। थोड़ी सी वर्णमाला में ही कल आपको याद होगा अपन ने स्वरों के बारे में पूरी जानकारी ली थी। अब अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए व्यंजनों के बारे में जानकारी लेते हैं और आपके स्वर और व्यंजन की बात को कंप्लीट करते हुए वर्णमाला के चैप्टर को समाप्त करते हैं। आइए सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें। देखिए, थोड़ा सा कल की बात से अपन आगे चलते हैं। कल आपने बोला सर के वर्णमाला है, ठीक है। वर्णमाला में आपने बोला फटाफट 52 वर्ण है, ठीक है। फिर आपने बोला 45 वर्ण है, ठीक है। 52 वर्ण आपने बोला सर लेखन के आधार पर है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर आपने बोला 45 है, ठीक, समझ में आया। फिर आपने बोला सर कि लेखन के आधार पर 13 आपके स्वर हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने बोला 39 आपके व्यंजन हैं, बिल्कुल ठीक है। और इनकी काउंटिंग 52 52 हुई। फिर आपने बोला कि अगर स्वरों की संख्या 10 कर ली जाए, 10 हो जाती है स्वर, तो उस कंडीशन में व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है, तो वहां पर टोटल वर्ण 45। यहां तक की अपनी बात थी। थोड़ी सी बात अपन इसको और समझ लें अच्छे से कि मैंने बोला था कि स्वर 3 कैटेगरी में है, हास्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। तो हास्व स्वर में 3 ही वर्ण आते हैं। कौन कौन से? 4 आते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और इसमें आते हैं ए, आई, ओ, क्लुप्त में आते हैं। मैंने आपको बोला था जैसे उदाहरण देके कि यहाँ पर इस प्रकार के सिंबॉलिक होंगे, ये वाला। तो ये सारे अपने हास्व, दीर्घ और लुप्त स्वर के बारे में जानकारी हो गई थी। कल आपने बोला था सर कि पूरे ही स्वर सघोष होते हैं, तो हमने आपकी ये बात भी सुनी। अब मैं बात करता हूं ज्यादा समय ना गवाते हुए व्यंजनों के बारे में। उससे पहले अपन को वर्णमाला का पूरा वो पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कौन सा वर्ग किसके बाद आता है, कौन सा वर्ग कहाँ बोला जाता है, वो देखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्णमाला की। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अम, आह, का, खा, गा, घा, अ, चा, छा, जा, झा, इंगा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, छा, त्रा, ज्ञा, सा। ये अपनी हिंदी वर्णमाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हिंदी वर्णमाला है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये 13 स्वर हैं, जो कि छोटा आ से लेके अम तक अपन ने बात की थी। उच्चारण की दृष्टि से अपन बोलते हैं तो ये ऋषि, अम और हा को हटा देते हैं तो ये 10 स्वर हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 10 स्वर हैं वो जब होते हैं जब अम और हा और ऋषि को हटा दिया जाए, ठीक है। अब यहां से जो मैंने लिखा है का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ये पूरे आपके व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं? अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पर एक लाइन में 5, एक लाइन में 5, इस प्रकार ये टोटल 5 लाइनों में अगर आप काउंट करो तो 25 वर्ण है। 5 लाइनों में 25 वर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये 5-5 के जो जोड़े हैं इनको वर्ग कहा जाता है, वर्ग। तो अगर मैं बात करूं कि वर्ग में कैसे याद रखूं, तो इसके लिए सूत्र है क, च, त, त और पा।
ये पहले पहले वर्ग के पहले पहले वर्ण है। क च ट त पा। जैसे ही अब इसको याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला वर्ग का है, ये पहला वर्ग है का खा गा, इसको का वर्ग बोलेंगे। दूसरा वर्ग चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है और फिर पा वर्ग है। वर्ग बोलने का कारण मैंने बताया कि इनकी एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, इस वजह से इनको वर्ग कहा जाता है। बाकी या रा ला बा सा हा और छत्र ज्ञा स्रा में 4 4 हैं। तो मैं ये बोलूं कि 25 वर्ण तो ये हुए और 12 ये हुए। तो अगर कोई बच्चा काउंट करे तो 25 और 12 टोटल आप देखोगे तो 37 वर्ण हुए। व्यंजन वर्ण कितने हुए अभी? 37 व्यंजन वर्ण। जबकि आपके सर ने क्या लिख रखा है? आपने लिखा है कि वर्ण 39 है व्यंजन के और उच्चारण में 35 है व्यंजन के। फिर सर ये क्या बात हुई? आप देखें यहां पर जो टा वर्ग है उसमें जो टा ठा डा और ढा है, यहां पर एक बार और यहां पे अपन देखें तो ये वाला टा और ये वाला ढा, इनमें अंतर क्या है कि ये टा ठा ढा जो डा और ढा है, इनमें यहां पर जो बिंदी लगी है वो नीचे लगी है और इनमें जो बिंदी लगी है वो बीच में लगी है। तो ये जो बिंदी बीच में लगा के मैंने लिखा है ढा और डा, यहां पर इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। कैसा गुण व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। कहने का मतलब है कि जब अपन इनको डा और ढा को काउंट कर लेते हैं, अर्थात द्विगुण व्यंजन को काउंट कर लेते हैं, तो जो 37 वर्ण आपको अभी दिख रहे थे उनमें 2 और जुड़ जाते हैं जो कि द्विगुण व्यंजन के रूप में होते हैं। तो आपको इससे यह भी समझ में आ रहा होगा कि द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो डा और ठा जो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब मैं अगर बोलूं तो शायद आपके व्यंजन वर्ण 39 हो गए और लेखन के आधार पर इन्हीं को 39 कहा गया है। कब 39 हुए? जब आपने 2 द्विगुण व्यंजनों को शामिल कर लिया। द्विगुण व्यंजन कौन से हुए? डा और ढा। अब मैं कहूं उच्चारण की दृष्टि से तो 35 है सर, फिर इन 39 में से 35 कैसे बनाए गए होंगे? अच्छे से समझे बच्चे। यहां पर जो नीचे वाला ग्रुप है कौन सा? छत्र ज्ञा स्रा, इन 4 को हटा दिया जाता है। तो मैं ये कहूं कि अभी इनको जोड़कर 39 हो रहे थे, अगर मैं नीचे वाले 4 को हटा दूं तो मेरे ख्याल से जो उच्चारण की दृष्टि से 35 व्यंजन होते हैं वो बन गए। सॉरी। तो कौन से आपने हटा दिए सर? तो नीचे वाले जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको हटा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी कैटेगरी के बारे में भी जानकारी लगी कि जो छत्र ज्ञा स्रा होते हैं वो संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? संयुक्त। और जो 39 टोटल व्यंजन वर्ण है, अगर उनमें से 4 संयुक्त व्यंजन हटा दिए जाएं तो जो 35 बनते हैं वो किस दृष्टि से 35 होते हैं? तो वो उच्चारण की। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चे। अब बात करता हूं मैं आगे। इस 5 वर्ग की बात अपन अब बाद में करेंगे, पहले अपन इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो ये जो 12 थे 4 4 के समूह में, उनमें आपने सबसे पहले नीचे वाले का इंट्रोडक्शन देखा, तो ये कहलाते हैं कौन से व्यंजन? आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब बात इनकी कर लें तो ये जो सा और हा वाले हैं, इनको अगर अपन क्लासिफाई करें तो ये कहलाते हैं ऊष्मीय व्यंजन। कैसे कहलाते हैं बच्चे? ऊष्मीय व्यंजन। क्यों कहलाते हैं सर ऊष्मीय व्यंजन? ऊष्मीय व्यंजन कहलाने के पीछे इनका रीजन क्या है? तो ऊष्मीय व्यंजन इस वजह से कहलाते हैं मेरे मित्र कि यहाँ पर सा और हा को जब हम मुख से बोलते हैं तो इनको बोलने में जो हवा होती है, वायु होती है, वो बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब है उस बेस पर इनको कैसा बोला जाता है? ऊष्मीय व्यंजन। अब मैं बात करता हूं या रा ला और वा की, तो इनका पूरा ही ग्रुप इन चारों का ये कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो मैं ये समझा पा रहा हूं बच्चों को कि ये वाले ग्रुप को संयुक्त, सा वाले ग्रुप को ऊष्मीय और या रा ला वाले को अंतस्थ। अभी इसमें भी अब आप वर्णों को डिवाइड करें
तो जो या और बा है, या और बा बन वाला, या और बा बन वाले को अर्ध स्वर कहा जाता है। कैसे स्वर कहा जाता है मित्र? अर्ध स्वर। किनको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है? या और बा बन का। अब अपन वर्णों को क्लासिफाई कर रहे हैं। यहां पर जो रा है, जो रा है उस रा की को बोला जाता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन समझ पा रहे हैं? या और बा को क्या बोला? अर्धस्वर। और रा को क्या बोला मैंने? लुंठित। और ला को बोलेंगे पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। क्या फर्स्ट लाइन के चारों व्यंजन वर्ण, ये चारों व्यंजन वर्ण के बारे में आप अच्छे से समझ पाए? ला और बा अगर कोई कहे तो क्या होते हैं? बोले अर्धस्वर। कोई कहे रा को क्या कहा जाता है? तो रा होता है लुंठित व्यंजन। और ला को क्या कहा जाता है? तो पार्श्विक व्यंजन। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ रहे होंगे। अब आइए साथ साथ सा वाले में कुछ कैटेगरी नहीं करना है। अब बात आ रही है कि सर छत्र, ज्ञा और श्रा को संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? यहाँ पर संयुक्त का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो वर्णों के योग से मिलकर बने हुए ये व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। इस वजह से इनको जो है हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी गई है। अगर मैं कहूं कि किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो देखें बच्चे, छ, त्र, ज्ञा और श्रा में चारों को बहुत जल्दी याद नहीं कर पाओगे एक साथ। तो कैसे करें? पहले सरल कौन कौन से हैं? तो देखो, अगर मैं त्रा बोलूं तो इसके वर्ण इनके साथ ही भूल जाते हैं। अच्छे से देखो, त्रा तो कैसे लिखेंगे? ता प्लस रा। पर अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो इसकी बारीकी को भी सीखें। जब ये ता और रा में टूटता है तो हलंत जो लगता है वो फर्स्ट वाले अक्षर में लगता है, ये ध्यान रखें। परीक्षा में गलती क्या कर रहे आप कि वो ऑप्शन ऐसे बनाएंगे, ता में भी हलंत लगाएंगे, एक बार रा में भी लगा सकते हैं, ता में ना लगाएंगे तो रा में लगा देंगे। पर अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो तो आप समझ रहे होगे कि फर्स्ट वर्ण जो बनता है उसमें आपको हलंत लगाना अनिवार्य है। अब मैं बात करता हूं श्रा की, जो सरल है चार में से। पहले उनकी त्रा ता में ही बन गया है। श्रा में आप देखो तो श्रा में अपन बनाएंगे संकर वाला सा और प्लस रा। पर सर सही जब तक नहीं होगा जब तक पहले वर्ण में क्या नहीं होगा? हलंत। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो दो संयुक्त व्यंजन आपने इनमें से ही ढूंढ लिए। त्रा को ता और रा से बनाना है और श्रा को संकर वाले सा से बनाना है, सा और रा से। अब मैं बात करता हूं छा को काय से बनाते हैं। छा वर्ण को काय से बनाते हैं? तो छा वर्ण को बनाते हैं का प्लस षटकोण वाला सा। पर सर सही कब होगा? जब पहले वर्ण में क्या लगा होगा? हलंत। मैं इस बात को बार बार दोहरा क्यों रहा हूं? क्योंकि गलतियां यही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद कोई कहे ज्ञा काय से बना होगा? तो ज्ञा के लिए जा प्लस इया और हलंत। सर इसको अगर किसी को बोलने में दिक्कत आती है तो इसको इंगा भी बोला जाता है और इया भी बोला जाता है। जो जैसी बोलचाल में इस्तेमाल कर ले, इस वर्ण को इंगा या इया के रूप में बोला जाता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि पहले मैंने इन चार चार के जो ग्रुप बने थे इनको क्लियर करा कि पहला वाला अंतस्थ, दूसरा वाला ग्रुप उष्मीय और तीसरा वाला संयुक्त। फिर मैंने संयुक्त किन किन वर्णों से बने वो मैंने आपके सामने रखे। दो वर्णों के मेल से बन रहे हैं ये व्यंजन। इसके बाद मैंने या और बा के बारे में बताया कि ये अर्धस्वर है और रा जो है लुंठित है और ला जो है पार्श्विक है। उम्मीद करता हूं ये नीचे वाले वर्णों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आता हूं मैं वर्गों के बारे में। वर्गों के बारे में बच्चे अपन ने पढ़ा के 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और पा। ये 5 जो वर्ग हैं इनको पंचम वर्ग बोले जाते हैं। 5 वर्ग हैं। यहां पर होता क्या है कि पहला वर्ग का है, दूसरा वर्ग चा है, फिर टा है, ता है और पा है। क्या बोला जाता है इनको? तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। परंतु कुछ विद्वानों के द्वारा चा वर्ग को
स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संज्ञा दी गई है। अर्थात उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो चा वर्ग है इसको बोलने में अन्य वर्गों की अपेक्षा और भी ज्यादा समय लगता है, इस वजह से इसको कौन सा संघर्षी बोला गया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जबकि संपूर्ण जो वर्ग हैं उनको बोला गया है संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और इनको बोला गया है संघर्ष स्पर्श व्यंजन, और इसको बोला गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मेरी बात समझ पाए होंगे बच्चे। अब मैं बात करता हूं इनके बारे में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है, मुख के किस पार्ट से बोला जाता है। तो आपको अगर कल का वीडियो आपने ना देखा हो तो जरूर देखें, फर्स्ट पार्ट वाला, वहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और मैंने बच्चे से ये वादा किया था कल कि ये पूरी वर्णमाला उसी डायग्राम में पूरी सेट हो जाएगी। कल अगर आपने देखा हो तो मैंने स्वरों को सेट कर दिया था, अब मैं स्वरों को भी सेट करूंगा और व्यंजन को भी उसी डायग्राम से। तो देखो कितना आसान बनेगा, देखें जरा सब बच्चे कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बात को समझाता हूं। कल हमने डायग्राम बनाया था इस प्रकार का मुख का। मैंने ये बोला था कि जो पोजीशन बनेगी उसको ध्यान में रखा जाए। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन मैंने बच्चे को बताई थी कंठ से बनती है। सेकंड पोजीशन मैंने बताई थी बच्चे को कि तालु या तालव्य से बनाना है। थर्ड पोजीशन मैंने बच्चे को बताई थी कि आपको थर्ड पोजीशन मूर्धा से बनाना है या मूर्धा को थर्ड पोजीशन मानना है। फिर मैंने फोर्थ पोजीशन बच्चे को बताई थी कि दंत से मानना है। फिर मैंने फिफ्थ पोजीशन बच्चे को बताई थी कि ओष्ठ से मानना है। और फिर मैंने सिक्स्थ पोजीशन या लास्ट बताई थी कि ये नासिका से मानना है। अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज समझ लो। फर्स्ट पोजीशन कंठ, सेकंड है तालु, थर्ड है मूर्धा, फोर्थ है दंत, फिफ्थ है ओष्ठ और सबसे लास्ट है नासिका। ये क्रम आपको याद रखना है। अब आपको मैं स्वरों के साथ व्यंजनों को भी ऐड करके बताऊंगा इस डायग्राम में। आप देखें, मैंने ये बोला था कि कंठ को अपन फर्स्ट पार्ट मान रहे हैं और अगर स्वर वर्णों को कहां से बोला जाएगा तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग कंठ से करेंगे। और कंठ को अगर फर्स्ट मान रहे हैं तो फर्स्ट लाइन के लेटरों को ही अपन फर्स्ट में रखेंगे। तो कौन कौन से दो लेटर मैंने कल बताए थे बच्चे को कि कंठ से रखने वाले हैं छोटा आ, बड़ा आ और आह। स्वर व्यंजन, स्वर जो वर्ण है, सॉरी स्वर जो वर्ण है वो फर्स्ट में कंठ से बोलेंगे तो फर्स्ट लाइन से लेंगे छोटा बड़ा। अब अगर मैं बात करूं कि व्यंजनों की शुरुआत के लिए फर्स्ट लाइन क्या कही जाएगी, तो ये पूरी वर्णमाला व्यवस्थित है। तो व्यंजन की शुरुआत की फर्स्ट लाइन क्या का को ही कहेंगे। तो कितना आसान है कि फर्स्ट अपन जो पार्ट मान रहे हैं वो कंठ मान रहे हैं और व्यंजन में भी अपन फर्स्ट लेटरों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंठ को फर्स्ट तो फर्स्ट लाइन से फर्स्ट ले लिए व्यंजन स्वर। अब अपन यहां से अगर उसी फर्स्ट को मान रहे हैं तो का वर्ग को भी फर्स्ट माने, तो इसका अर्थ ये हुआ कि छोटा बड़ा आहा और का वर्ग। बात समझ में आ रही है? का वर्ग छोटा बड़ा और आहा और का वर्ग, चूंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट में ही डालो इसको। तो ये सारे ही वर्ण जो होंगे का वर्ग के, का खा गा घाड़ा, ये सारे ही बोले जाएंगे काय से, कंठ से। अब एक इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करें कि जो हा होता है आपका सा और हा, ये हा भी जो है वो आपका कंठ से बोलेगा। बस इतना सा लास्ट में याद करना है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कल से आज तक अगर वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि कंठ में छोटा बड़ा हा और आज ऐड हो गए का वर्ग और हा। क्या मैं बच्चों को बात बता पा रहा हूं अच्छे से? आइए अब मैं आता हूं तालु पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल तालु में कौन से स्वर वर्ण थे तो बच्चे को याद होंगे। मैंने बोला था तालु दूसरी पोजीशन पे है, तो जब अपन ने छोटा बड़ा को फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया है तो फिर यही बचे सेकंड पोजीशन पे आने के लिए, और सेकंड पोजीशन अपनी तालु है। तो क्या छोटी ई बड़ी ई जो है वो स्वर वर्ण जो है वो तालु से बोलते हैं। अब अपन आते हैं व्यंजन वर्ण में।
तो आप देखो का वर्ग फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट वर्ग है व्यंजन का, तो क्या चा वर्ग सेकंड लाइन है? इसका मतलब अगर मैं डायग्राम में जाऊं तो फर्स्ट वर्ग को, व्यंजन को फर्स्ट वाले ने बोल दिया, मतलब का वर्ग को कंट ने बोल दिया। तो स्वाभाविक बात है चा वर्ग पूरा ही तालु से बोलेगा, क्योंकि हमने सेकंड पोजीशन बनाई है। चा वर्ग पूरा ही तालु से बोलेगा। बच्चे बात समझ पा रहे हैं? चा वर्ग पूरा ही काय से बोलेगा? आपका तालब से, तालु से। अगर इसमें ऐड करना है कि अब क्या बोलेगा, तो यहां पर देखो जो या है और संकर वाला सा है, ये भी तालु से बोलता है, मतलब छोटी बड़ी के साथ चा वर्ग और कौन, या और संकर वाला सा। अब बच्चा कहेगा सर हम छोटी बड़ी तक तो ठीक था, चलो चा वर्ग भी सेकंड लाइन है, सेकंड पोजीशन पे आ गया, अब आप हमको या और सा कैसे याद करने देंगे? तो ऐसे याद रखेंगे बच्चे, ये या और सा को अगर मिला के देखें तो कोई बच्चे का नाम बन जाएगा। क्या नाम बन गया? बोले यश। तो अगर मैं कहूं कि यश नाम का लड़का है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोलता है, तो बोलेगा काय से? आप यश को काय से बुलवाओगे? जब यश के अंदर गले में क्या हो? उसका तालु हो। अर्थात जहां भी यश आएगा तो यश अच्छा जब ही गाएगा जब उसका तालु काम करता हो। तो आप समझ जाएं अगर लड़के का नाम यश है तो वो किस चीज से अच्छा गाएगा? तो वो अच्छा गाएगा तालु से। तो इससे अपने दो वर्ण और अपन याद कर लेंगे, या और संकर वाला। बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपको स्वर भी बताए कल वाले, और आज के जो वर्ग और अन्य लेटर हैं वो भी ऐड करके बताए। अगली बात करता हूं मैं मूर्धा से। अगर आपको ध्यान हो कल की बात, तो मैंने ये बोला था कि स्वर वर्ण में से ऋषि, क्योंकि मूक रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा, तो वो ऋषि जो है वो मूर्धा से आएगा। अब आप ये बताओ, फर्स्ट लाइन कावर हुई, सेकंड लाइन चावर हुई, तो क्या थर्ड लाइन कावर हुई? क्या डायग्राम में थर्ड पोजीशन आपकी जो है वो मूर्धा में है? तो स्वाभाविक बात है इसको उससे कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब ऋषि और टावर्ग। ऋषि और टा वर्ग जो होता है वो हमेशा काय से बोला जाएगा बच्चे? मूर्धा से। अब बात करता हूं इनमें से क्या बोला जाएगा। तो आप देखो ये ऋषि है और टा वर्ग है, क्या यहां पर ऋषि वाली बात को कंप्लीट करने के लिए षटकोण वाला सा लिया जाएगा? भाई कल तक ऋषि वाला स्वर वर्ण तो मूर्धा से बोल ही रहा था, अब आप ये बताओ अगर मैं कल से ऋषि ऋषि बोल रहा हूं तो ऋषि वाले वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, बात को कंप्लीट करने के लिए क्या ये ऋषि के साथ यही सा लगता है? सर सिंपल बात हो गई है तो, कि ये री और ये सा, तो ये दोनों ही एक ही मूर्धा वाले सेक्शन में रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि स्वर वर्ण में ऋषि और व्यंजन वर्ण में सा, उसमें व्यंजनों में सा, और फिर ग्रुप में अगर अपन चलोगे तो टा। बात समझ में आई? यस तालु से है और ऋषि दोनों ही जो है वो मूर्धा से है। अब आता हूं फोर्थ पार्ट में, दंत। आपने देखा हो तो कल कोई भी स्वर वर्ण दंत से नहीं बुला है, परंतु आज अगर आप क्रम देखो तो ये फोर्थ पोजीशन पे दंत अपन डालते हैं। तो आप बताओ क्या आपका फोर्थ वर्ग जो आएगा वो ता वर्ग आएगा? सिंपल बात है कि दंत से बोला जाएगा आपका ता वर्ग। दंत से क्या बोला जाएगा सर? ता वर्ग। ता वर्ग दंत से बोला जाएगा। अब आते हैं अगली पोजीशन पे, क्या है? पा वर्ग। क्या पा वर्ग फिफ्थ वर्ग है हमारा? आप डायग्राम में देखो, फिफ्थ आपने किसको दे रखा है? तो फिफ्थ आपने दे रखा है उष्ट को। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बताया था कल आपको कि स्वर वर्णों में से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। मैंने बताया था, आप वीडियो को देखें फर्स्ट वाले को। अब आज क्या बोलेंगे तो आप बताओ, क्या ये फिफ्थ पोजीशन है? क्या हमारी ये फिफ्थ पोजीशन है? इसका अर्थ हुआ छोटा ऊ बड़ा ऊ और कौन सा वर्ग? पा वर्ग। ये सारे ही काय से बोले जाएंगे आपके उष्ट से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों को मेरी बात डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं,
जिससे वो आगामी समय में ये चैप्टर कम से कम 2 से 3 नंबर देगा परीक्षा में। तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, इस वजह से आप इसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं कि देखो ये कितना अच्छे से इस वर्णमाला को बताया गया है। अब आता हूं आगे बात करता हूं नासिका के लिए। अगर मैं स्वर वर्ण की बात करूं कल की, तो आपको याद हो तो अम को अपन ने जो है नासिका से बोला था, याद होना चाहिए अम को। अब क्या है, इसमें जो प्रत्येक वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसके जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचम वर्ण, वो सारे ही काय के साथ बोलते हैं नासिका। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि पंचम वर्ण काय से बोलते हैं, तो सारे पंचम वर्ण, पूरे पंचम वर्ण, पूरे वर्ग के वर्ण पंचम, पूरे वर्ग के पंचम वर्ण, चाहे वो डा हो, इंगा हो, डा हो, ना हो, मा हो, ये सारे ही वर्ग के पंचम वर्ण जो होंगे वो हमेशा काय से बोलेंगे, नासिका से। तो क्या बच्चे आप ये बात को समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर क्या पांचों वर्ग का क्रम आपका जम गया, कल के स्वर जम गए। अभी इनमें से क्या क्या जम गया सर? तो या जमा दिया, या और सा आपने यस में जमाया है। जब अच्छा लगेगा जब वो तालु से गाएगा, अच्छा गाना जब गाएगा जब तालु काम करेगा उसका। फिर आपने ये वाला सा ऋषि को दे दिया है, तो ऋषि मूर्ध रहते हैं, कम बोलते हैं, तो वो ऋषि में चला गया था। अब आप देखो ये वाला सा बचा जिसको सुपारी का सा बोलते हैं। तो आप ये बताओ, याद करने के लिए बता रहा हूं, ता वर्ग जो है, ता वर्ग वो दंत से बोल रहा है। आप बताओ ये वाला सा दंत से बोलेगा, उसका कारण है, याद कर ले कि जो सा है उससे ही शायद शब्द बनता है सुपारी। क्या सुपारी दांतों से चबाई जाती है? आप ऐसे याद रखें तो बिल्कुल सही है सर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ता वर्ग होगा उसके साथ जो सा सुपारी वाला होगा वो हमेशा काय से बोला जाएगा, दंत से। मैं आशा कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को। हाँ मैंने बोल दिया कि हाँ कंठ वालों के साथ है, पहले ही लग गया है। अब आ जाइए, अपने पास बचा क्या? अपने पास बचा ला और रा। क्या बचा सर? ला और रा। अब ला और रा के लिए एक नया पॉइंट आपको याद करना पड़ेगी। क्या होता है? कंठ होता है, तालव्य होता है, फिर मुर्दा होती है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होते हैं और फिर नासिका होती है। पर आप इसमें एक चीज और ऐड कर लें कि ये जो दंत होते हैं, ये जो दंत होते हैं, इनमें एक नीचे का जो पार्ट होता है जिसको अपन अपनी बेसिक बोलचाल की भाषा में मसूड़ा बोलते हैं, इसको यहाँ पर दंत मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मसूड़े को? ये लोग क्या बोलते हैं? दंत मूल। तो देखिए दंत मूल से क्या बोलते हैं? दंत मूल से बोलते हैं ला और रा। ला और रा यही बच रहे थे, देखो ये ला और रा यही बच रहे थे। तो ला और रा ये दंत मूल से बोलते हैं। तो दंत मूल से कैसे याद रखेंगे कि ये बोलते हैं? तो उदाहरण के लिए जैसे अपन कोई भी तीत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो हमारे दांत को निकाल देता है तो मसूड़े में से एक पानी टाइप का निकलेगा, एक मुंह भर जाएगा, जिसको अपन अपनी बोलचाल की भाषा में लार बोलते हैं, लार। तो आप ये बताओ याद करने के लिए कि लार कब मुंह में आ रही है? जब आपके मसूड़े से वो पानी आ रहा है, मतलब दांत निकाल दिया गया तो लार आ रही है। तो याद रखें कि ला और रा का मतलब है, लार की भाषा में याद रख लें तो लार कब, लार आने का कारण है दांत का निकल जाना, अर्थात मसूड़े से पानी आना लार कहला रहा, अपनी भाषा याद करने के लिए। तो लार के लिए, ला और रा के लिए आप आराम से याद कर सकते हैं कौन सा मूल है सर? दंत मूल। क्या बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको सारे ही व्यंजन वर्णों को उसमें रख के बताया। व्यंजन वर्ण 39 कहाँ है, 35 कहाँ है, 39 कब हुए, 37 से, ये सारी बात बताई और आपको पूरी वर्णमाला के बारे में मैंने जानकारी दी है। थोड़ी सी बात और है, उसको और आप धैर्य से सुनिए, आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी, कभी समस्या आने वाली नहीं। थोड़ी सी बात को और, चलिए मैं आगे बताता हूं थोड़ी बात को। देखिए बच्चे, अगर अपन मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये आप अच्छे से समझते हैं सब।
क्योंकि जो भी पाया जाता है वो केवल मेहनत से ही पाया जाता है, दूसरा कोई उपाय उसके लिए नहीं है। अभी मैं इस बात से आगे बढ़ता हूं। यहां पर कल मैंने ये बोला था कि जो स्वर हैं वो सभी स्वर सघोष हैं, स्वर पूरे ही सघोष हैं, ये कल मैंने बोला था। पर मैंने ये बोला था कि जो व्यंजन वर्ण है वो ऐसे नहीं है। व्यंजन वर्ण अपने आप को दो भागों में लेके चलते हैं, या तो कहलाएंगे व्यंजन वर्ण सघोष या व्यंजन वर्ण कहलाएंगे अघोष। कल मैंने बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया था कि घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थ मैंने ये बोला था कि जिन वर्णों को बोलने पर हमारे मुख में कंपन पैदा होता है वो कहलाते हैं घोष या सघोष, और जिनको बोलने पर कंपन पैदा ना हो वो कहलाते हैं अघोष। तो यहाँ पर व्यंजन को दो कैटेगरी में बांटा है, सघोष और अघोष। तो आप समझ लें प्रत्येक वर्ग का मतलब ये 5 वर्ग हैं, क च ट थ और प। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा सदैव, बताओ? अघोष। मतलब मैं बोलूं का खा तो यहां पर ये अघोष है, जबकि गा घा अड़ा ये सारे सघोष हैं। कहने का मतलब है अघोष क्या होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सदैव कैसा होगा मित्रों, बताइए? सघोष। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? अघोष पहला और दूसरा, सघोष पहला, तीसरा, पांचवा। क्या बात क्लियर है? इसी के बाद थोड़ी सी इसमें और एक चीज है, व्यंजनों के अंतर्गत थोड़ी सी एक चीज और है कि यहां पर व्यंजनों को सघोष अघोष के साथ साथ दो चीजों में और बांटा गया है। व्यंजनों को कौन कौन से दो चीजों में? एक तो है आपके अल्प प्राण और एक है बच्चों के महाप्राण। क्या होते हैं सर अल्प प्राण, क्या होते हैं महाप्राण? तो देखिए सबसे पहले अपन प्राण को क्लियर कर लें। जैसे अपन ने घोष का अर्थ कंपन बताया है, प्राण का अर्थ होता है हवा या फिर वायु। जैसे अपन बोलते हैं ना प्राण वायु, तो वायु मतलब हवा। तो यहां पर क्या होता है कि अल्प प्राण का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख से हवा कम निकले, अल्प प्राण। महाप्राण का अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने से हमारे मुख से हवा ज्यादा निकले, तो वहां पर महाप्राण कहलाएंगे। अब होते कौन कौन से हैं, तो ये फॉर्मूले से याद करें। अल्प प्राण का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि नंबर 1 3 5। 1 3 5 का मतलब क्या हुआ? विषम। जो विषम पोजीशन पर आने वाले वर्ण होते हैं, जैसे मैं कहूं कि टा, डा और आपका अ, ये है 1 पोजीशन, ये है 3 पोजीशन, ये है 5। तो ये 1 3 5 पर आने वाले जो वर्ण होंगे वो ही आपके कहलाएंगे कौन से प्राण, बताइए आप? अल्प प्राण। मतलब विषम नंबर अल्प प्राण है, आप ऐसे याद करें। इसका अर्थ ये हुआ कि सम नंबर मतलब 2 और 4, ये वाले पोजीशन पर आने वाले वर्ण, सम नंबर पर आने वाले वर्ण कहलाएंगे महाप्राण। जैसे मैं कहूं छा क्या है, तो आप कहेंगे छा जो है सर वो महाप्राण है। क्यों? क्योंकि 1 2 नंबर पर आ रहा है। मैं कहूं झा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये झा भी जो है वो महाप्राण है। क्यों? क्योंकि सर ये 4 नंबर पे आ रहा है। मैं कहूं जा क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 विषम पर आ रहा है, विषम मतलब ये अल्प प्राण है। क्या बच्चे मेरी बात को समझ पाए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का वीडियो है और कल का वीडियो है, अगर आप उसको देख लें एक बार पूरा, तो आपको वर्णमाला में मेरे ख्याल से अब कोई समस्या नहीं आने वाली, कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली। केवल आपको इसको एकाग्रचित होकर ध्यान से देखना है, पढ़ना है,
और अपनी हिंदी को मजबूत बनाना है, जिससे हमसे छोटी छोटी गलतियां ना हो और हिंदी के सब्जेक्ट में हम अधिक से अधिक नंबर पा पाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर सभी बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, मेरी ट्रिक पढ़ाने की आपको अच्छी लगी हो, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये आपका अपना चैनल है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कि बहुत ज्यादा फीस देकर पढ़ नहीं सकते। इसके पीछे का मोटिव भी यही है अपना कि ये वहां तक पहुंच जाए जहां पे बच्चा किसी कंडीशन बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा और वो कर सके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।